अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। आलमी ममालिक के सरबराहान की दुनिया की सबसे बड़ी बैठक सजी हुई है। नई सफबंदी, नए इत्तेहाद और नए उफक तलाश करने के साथ साथ नए खुद मुख्तार ममालिक की भी आलमी सतह पर एंट्री होना शुरू हो गई है। यूएनओ की जनरल असम्बली के इजलास में आलमी रहनुमाओं ने गजा, इंसानी हुकूक और क्लाइमेट चेंज के साथ दुनिया को दरपेश कई दीगर चैलेंजेस की बात की। इस वक्त न्यूयॉर्क में जारी आलमी रहनुमाओं की इस बैठक में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हो या मशरिक़ वस्ता के ममालिक के सरबराहान के साथ बातचीत हो या फिर आलमी रहनुमाओं इदारों के एग्जीक्यूटिव के साथ राब्ते हों, हर जगह पर उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है। जबकि पाकिस्तान गजा में इंसानियत सोज सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाने के साथ साथ मशरिक़ वस्ता में अमन बरकरार रखने के लिए इसराइल को नकेल डालने की बात भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली के अपने खिताब में जहां गजा की सूरत हाल पर बात की, वहीं उनका फोकस जंग बंदी या फ़लस्तीनी रियासत की बहाली की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ इजरायली यरगमालियों की रिहाई था। जबकि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ की गई 50 मिनट की मुलाकात का एजेंडा अभी तक बाहर नहीं आ सका, क्योंकि मुलाकात के बाद तमाम तर सरबराहान मीडिया से बातचीत किए बगैर रवाना हो गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस मुलाकात के बारे में मुस्बत कलामात अदा किए। न्यूयॉर्क में मौजूद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अहम मुलाकातें कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान अपने ख़त्ते का ताकतवर तरीन मुल्क बनकर ख़त्ते में अमन के इस्तेहकाम की एक तवाना आवाज़ बनकर सामने आया है। जबकि इस इजलास समेत गुज़श्ता दिनों होने वाले कई आलमी फोरम्स पर भारत कहीं भी नुमाया तौर पर नज़र नहीं आया। मौजूदा आलमी मंजरनामे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। इनके अलावा दो मेहमान और भी मौजूद होंगे, इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। लेकिन मेजर जनरल साहब, मुझे बताइएगा, जो मुलाकात हुई, बल्कि साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जौहर साहब, ये जो मुलाकात हुई है, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान, पाकिस्तान भी मौजूद था, टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, ही वाज वेरी वोकल अबाउट पैलेस्टाइन, ही ब्रॉट सम पिक्चर्स एज वेल, जो उन्होंने वहाँ पर पोडियम पे खड़े होकर दिखाई भी और उन्होंने बड़ी बात की। बल्कि टाइम्स स्क्वायर पे जो स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें बाकायदा उनके जो स्लोगन्स हैं वो भी चल रहे थे, दैट अ वर्ल्ड कैन बी फेयर नाउ। तो मुझे बताइएगा कि जो अभी तो इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बाहर तो नहीं आए हैं, लेकिन एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ मुलाकात थी। ये उसमें कुछ चीज़ें जो सी हैं, बिकॉज देखें, आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं जब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं बाहर, तो उसमें जो ज़्यादा अमकान है वो ये है कि उसमें जो बात हुई है, एक तो जंगबंदी की बात हुई है गजा पे, और उसमें क्योंकि इससे पहले जो अमेरिका और जो इनके अमेरिका के ऑस्पिसेस में जो मुज़ाकरात होते रहे हैं हमास और इजराइल के दरमियान, उसमें जो वो जो अमूर जिस पे कोई मुत्तफिक नहीं हो सके, उनमें से एक ये था कि क्या डिस्पेंसेशन होगी गाजा में, अगर ये सीज फायर होती तो उसके बाद वहाँ का नज़्म व नस्क कौन संभालेगा, वहाँ पे जो एड आएगी, ये रिकन्स्ट्रक्शन होगी या रिहेबिलिटेशन होगी, उसका इंतज़ाम कौन करेगा, हमास क्या डिसाम करेगा उसके बाद। और वो अमेरिका भी बिल्कुल नहीं चाहता, इसराइल तो खैर बिल्कुल भी नहीं चाहता, और मैं तो ये 1.5 साल से कह रहा हूँ कि इसराइल अब को एग्जिस्ट नहीं कर सकता पीसफुली हमास के साथ। तो वो मुसलमान मुल्कों से राय भी लेना चाह रहे थे। उन्होंने ये भी बात हुई कि क्या आप उसके लिए ट्रूप्स देंगे, पीस कीपिंग ट्रूप्स, और ये बात पहले भी एक फार्मूला बना था, जो एक प्लान जिसको बाद में अरब प्लान का नाम दिया गया, और उसमें बाद में ओआईसी में इत्तेफाक हुआ था, सारे मुसलमान मुल्कों ने उसको बैक किया था। बहुत डिटेल प्लान था, उसमें भी इस किस्म के खदोखाल थे। तो इस पे तफसीलन बात हुई। दूसरा फिर जो पैलेस्टीनियंस का क्वेश्चन है, वही 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है, तो उस पर भी लगता है कि उस पर भी बात हुई वहाँ, क्योंकि देखें, ओस्लो अकॉर्ड के बाद से ये तय तो पा गया था, लेकिन फिर इसके जी सीनी रियासत बनेगी, जो कि बाय द वे सिर्फ 22% उस रकबे पे बननी थी जो फ़लस्तीन का ओरिजिनल रकबा था 1947 में। लेकिन फिर भी चलें, एक आज़ाद रियासत उनको मिलती, तो वो भी नहीं बन सकी। अब उस पर जो है अमेरिका ने ये कोशिश की, बाइडेन इंतजामिया के दौर में भी एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन वो प्लान लेके आए कि जी जो अरब कंट्रीज हैं वो नॉर्मलाइज करें, जो अहम तरीन मुसलमान ममालिक हैं वहाँ के, मसलन सऊदी अरब, एक्सेप्टेंस करें, इजराइल को तस्लीम करें। बल्कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ट्रम्प साहब जब 2016 में आते तब भी वो शुरू हो गए थे। बिल्कुल,
तो उस पर भी जाहिर है कुछ बात हुई, क्योंकि देखिए अब प्रेशर बढ़ रहा है ट्रंप के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के जो नजदीक तरीन हलीफ हैं, जिसमें यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है। तो 160 से ज्यादा ममालिक ने तो कर लिया है जो यूनाइटेड नेशंस के रुकन है। तो लेकिन ये वो ममालिक थे जिनके ऊपर बहुत सख्त प्रेशर था इसराइल का और अमेरिका का कि आप ना करें, उस प्रेशर के बावजूद उन्होंने किया है। तो अब वो जब उन्होंने इस तरह किया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे हैव ब्रोकन द रैंक्स, तो उससे थोड़ा सा एक जाहिर है कि बहुत ही प्रेशर आ गया अमेरिका पे। और अब अमेरिका जाहिर है वो चाहता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज निकाले, एटलीस्ट एक कोई डायलॉग तो शुरू हो, उसमें मुसलमान मुल्कों की राह रास्त निकाली जाए। अब जाहिर है कि चूंकि हम ये सब कुछ जो डिस्कस कर रहे हैं और आपने डिटेल में बताया है, लेकिन अभी तक चूंकि किसी भी प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म ने या जो सरबराह है मुस्लिम ममालिक के, उन्होंने कोई मीडिया से बात नहीं की, तो हमें ज़रा कि कयास किया जा सकता है। लेकिन इस बारे में वी वेरी श्योर अबाउट इट कि गज़ा पर तो बात हुई होगी और इस तरीके से ही हुई होगी। बट मेजर जनरल साहब, हमने कल देखा कि जहाँ पर एक्चुअली द फैक्चुअल थिंग इज़ कि 140-45 ममालिक तो ऑलरेडी फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ करते थे, लेकिन ये जो 10 ममालिक ऐड हुए हैं इनकी वजह से चेंज आया है। जैसे यूके का जॉर्ज सलीम साहब ने फरमाया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया, तो ज़ाहिर है कि इससे इम्पैक्ट तो एक पड़ा है। बट ऑन दी अदर हैंड जब कल हमने देखा कि जब नेतन्याहू ने अपने पोडियम पर आकर गुफ्तगू शुरू की, खिताब शुरू किया, तो बहुत सारे ममालिक वॉकआउट कर गए, विच इज़ अ क्लियर मैसेज फ्रॉम द वर्ल्ड कि वी आर सेइंग नो टू यू एंड द जेनोसाइड। बट अगेन ट्रम्प साहब तो इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, पर क्या ट्रम्प साहब के ऊपर रिलाई किया भी जा सकता है कि वो मीटिंग करने के बाद, पॉजिटिव कहने के बाद, उसके वाकई पॉजिटिव बिहेवियर भी करें? देखिए वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो बातचीत तो नेतन्याहू भी जी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो नेतन्याहू साहब भी बयान दे के बयान से हट जाते हैं। ट्रंप साहब के भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है, बयान दे के बयान से हट जाते हैं। हमें ये देखना होगा कि वो क्या एक्शंस लेते हैं। और ट्रंप साहब गज़ा में जिस तरह बात करते हैं जंग बंदी की, साथ ही बात करते हैं कि होस्टेज को भी रिलीज़ होना होगा। भाई आपको जो 48 होस्टेजेस हैं, जिसमें से मेरा ख्याल है कह रहे हैं 20 के करीब ज़िंदा हैं, उनकी ज़्यादा फ़िक्र है 48 की। और जो हज़ारों और आपने लाखों लोगों की जानें ले ली, घर तो बर्बाद कर दिए। और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भी कहना पड़ा कि इजराइल गज़ा में जेनोसाइड कर रहा है। और इतना जुल्म किया गज़ा के अवाम पे कि अब दुनिया की ओपिनियन परसेप्शन चेंज हो रही है। और ये जिन ममालिक ने इन्हें तस्लीम किया, वहाँ बड़े बड़े प्रोटेस्ट लॉन्च किए गए हैं। और इवन तल अवीव में लाखों लोग रिपोर्ट हुए हैं कि वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और उससे कह रहे हैं कि भाई आप जंग बंद करें। वो खुद कह रहे हैं यहूदी। अब ये प्रेशर नेतन्याहू पे भी है और प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी है। और मेरा ख्याल है कि अब इसके अलावा कोई हल नहीं है, बिकॉज जैसे कह रहे थे जॉर्ज सलीम साहब के अब P5 कंट्रीज़ में सिर्फ अमेरिका रह गया है। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें से सिर्फ अमेरिका वीटो कर देता है हर बार। अगर पीस सीज फायर किसी भी बात पे कर रहे हो आप, तो वो हमेशा वीटो कर देता है। तो दैट मीन्स के थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है ना, इसका मतलब ट्रम्प साहब को। बस वो देखें, वो यहूदी लॉबी जो है, देखें ना, हिंदुइज्म और ज़ायनिज़्म एक दूसरे के मतलब सिक्के के दो रुख हैं। तो ये ज़ायनिस्ट लॉबी इतनी मजबूत है यूएस में कि ट्रंप भी उनसे दबते हैं और मार्को रूबी भी वो इजराइल जाके देखें उनसे दबे थे नेतन्याहू से। ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है। इन्होंने तो देखे ना, कैनेडी साहब को भी जो थे कत्ल करवा दिया। तो ये डरते हैं ज़ायनिस्ट लॉबी से। बट मेरा ख्याल है अब वक्त आ चुका है, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया, तो अब भी काफ़ी सारा एक चेक आ गया है इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। और जिस तरह से आपको पता है कि OIC के मेंबर्स 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ। तो अगर ये सारे जो खलीजी अमीर ममालिक हैं सिर्फ अमेरिका को सिर्फ इतनी धमकी दे दें कि हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आप 2 स्टेट सोल्यूशन इंश्योर नहीं कराते, तो ये भी बहुत जी, लेकिन ये करते नहीं है। मैं कतर के जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये एक्चुअली बेसिक पॉइंट ये है मेजर जनरल साहब, आपने जो भी बात की है कि किया जा सकता है मगर होता नहीं है, एंड वी विश दैट वे।
एक काश अगर मगर और एक वो रह गई है। बट जौहर सलीम साहब, ट्रम्प साहब आपने ऑस्लो अकॉर्ड की बात की, ट्रम्प साहब अब्राहमिक अकॉर्ड के ऊपर कह रहे थे कि बातचीत चल रही है। अब एक तरफ वो बात कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक के साथ, ज़ाहिर है कि भी बात पता चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ वो मेक श्योर कर रहे हैं कि मैं ये बात बता दूं कि अब्राहमिक अकॉर्ड इज़ नॉट डन येट, इट्स नॉट ओवर येट। बट अनदर क्वेश्चन, अभी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी होनी है साइड मीटिंग्स के अंदर, और जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, ही विल बी देयर एज वेल। अगर ये मुलाकात होती है तो ये तीसरी मुलाकात होगी फील्ड मार्शल की, और जिस गर्म जोशी के साथ आई मस्ट से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, एंड ही मेट हिम द सेम वे, ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद कुछ तलखियाँ या कुछ प्रॉब्लम्स थी जो अभी भी मौजूद हैं। यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान ज़रा कि एट द टॉप इस वक्त फ्लाई कर रहा है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान से कैश भी करा सकता है, और ये जो साइड पे मुलाकात होगी, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट? जी बिल्कुल, पहले तो आपने जो अब्राहम अकॉर्ड्स की बात की, बिल्कुल ये तो अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप की खुसूसन स्टेटेड पॉलिसी है कि वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। उस प्रोसेस में पहले क्या हुआ था, 4 मुल्क जो थे जिनमें देखें अहम मुल्क थे, यूएई था, उसमें मोरक्को था, बहरीन भी था, तो उन मुल्कों ने नॉर्मलाइज किए थे इजराइल के साथ ताल्लुकात, और बल्कि उनके इक़्तिसादी ताउन भी खासा ज़्यादा है, टूरिज़म भी है खासी ज़्यादा। बल्कि एक टाइम पे जब इजराइल में फ़्लाइट्स काफ़ी मुल्कों ने बंद कर दी थी, तो कुछ इन्हीं में से कुछ मुल्कों ने वो फ़्लाइट्स जो उनकी जारी रखी थी। तो इस किस्म के उसके बाद उनके नॉर्मलाइज हुए। अब अमेरिका चाहता है कि इस प्रोसेस में और मुल्कों को भी शामिल करे, ख़ुसूसन सऊदी अरब को, ज़ाहिर है जो है उनके लिए सबसे सर फहरिस्त है। लेकिन सऊदी अरब ने तो अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है। बाइडन ने भी कोशिश की थी उसी ग्रैंड रिकन्सिलिएशन प्लान के तहत, लेकिन सऊदी अरब ने तो वाज़े कर दिया कि जब तक एक पैथ टू स्टेटहुड नहीं होगा फ़लस्तीनियों के लिए, उस वक्त तक वो नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। तो ये तो उसका है। अच्छा, अब जहाँ आपका दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, तो बिल्कुल इस वक्त जो है ना, इन ताल्लुकात के हवाले से वी कैन से वी आर इन अ गुड प्लेस। और जो है, जबकि इंडिया एक मुश्किल सूरत हाल में है, और उनकी अपनी जो है ना गलतियों की वजह से, अपनी जो है ना वो जो गलत पॉलिसियों की वजह से, और जो वो धोखा देते रहे हैं पहले अमेरिकन को और मगरब के बाकी ममालिक को, उसकी वजह से पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें जब टैरिफ्स की बात आई थी तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान से जो ट्रेड डील किया, उसमें रिलेटिवली अच्छी टर्म्स पे हुआ, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था। इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई इम्पोर्टर है जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बाय करता है, तो वो अमेरिका है अभी भी, $5.5 बिलियन की। और सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस अगर किसी एक मुल्क से दुनिया में पाकिस्तान को मिलता है तो वो अमेरिका से मिलता है, और फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंसेस भी आती। तो इसलिए इक्तिसादी जो है ताल्लुकात दोनों मुल्कों के माबैन बहुत अहम है। फिर ज़ाहिर स्ट्रेटेजिक और दूसरे बहुत से शोबों में भी ताउन है, वो एक और जो है उसकी अपनी अहमियत है। फिर देखें जो है पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। और आप समझते हैं कि वो जो सऊदी अरब के साथ जो हमारा पैक्ट हुआ है, उसके बाद ये अहमियत और बढ़ गई है? मई के बाद तो बढ़ी है। जी बिल्कुल, मई के बाद बहुत बड़ी थी जो है। और देखें पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बतदरीज जो है हम देख रहे हैं बेहतरी आ रही है। और अब दोनों तरफ की आप देखें ना, वो जिसे कहते हैं ना टोन और टेनर जो है वो स्टेटमेंट्स का और जो मुलाकातों का सब बहुत ही मुस्बत है। और ये जो पाकिस्तान का मायदा हुआ है सऊदी अरब से, ज़ाहिर इसके बाद भी और पाकिस्तान फाइल बढ़ा है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं। और एक तरफ हालांकि हम तो नहीं, खैर हमने कोशिश तो नहीं की थी कि जीरो सम गेम हो, बट समहाउ ये हुआ है कि जितना जितना पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह अमेरिका से बढ़ते गए हैं हिंदुस्तान से, उसी तरह उनके ताल्लुकात जो उनसे हैं उसमें मुश्किलात आती गई हैं। तो हालांकि हमारी वजह से नहीं है, उनकी अपनी, जिस तरह मैंने कहा, अपनी खामियों की वजह से है। तो अब आगे ताउन के चांसेस जो है इस वक्त जो पोटेंशियल है, ये जो साइड मुलाकात होगी, साइड मीटिंग होगी, इससे ज़रा कि हम कुछ ना कुछ ट्रेड जो हमारे अर्थ मिनरल्स हैं उसके ऊपर तो ज़ाहिर बात होगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान सारे रिलेशंस जो है ना पूरे, उसमें जो ताल्लुकात हैं उसके बहुत सारे फैसेट्स रिव्यू होते हैं। और फिर आप देखते हैं जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ना, वो वेज एंड मीन्स टू एनहांस कोऑपरेशंस फॉर द कोऑपरेशन आर एक्सप्लोर्ड। तो वो फिर सारे देखते हैं कि कहाँ पे मजीद क्या क्या हो सकता है। उसमें माइनिंग का शोबा बहुत अहम है, दूसरे जो है ना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के शोबे बहुत अहम है, शोबा बहुत अहम है। बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पाकिस्तान और अमेरिका के
उनके वसी इम्कानात मौजूद हैं। ठीक, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जौहर सलीम साहब ने भी मेंशन किया मेजर साहब, वो ये है कि एक्चुअली वाकई इंडिया कहीं नज़र नहीं आया। मोदी साहब जो कि 7 साल के गैप के बाद चाइना पहुंच गए थे समिट में शमूलियत करने के लिए, फिर वहाँ पर जो उनके साथ हुआ शायद उनको वो बहुत बुरा लग गया। हालांकि उनकी बर्थडे पे विश भी किया ट्रम्प साहब ने फ़ोन करके, वो तो कहते फ़ोन ही उठाते। फिर क्या हुआ कि इंडिया एकदम से बिल्कुल साइडलाइन हो गया है और बल्कि बाकायदा प्रोपोगेट किया जा रहा है, चाहे वो सऊदीया के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हो, ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे पता नहीं हम कल को इंडिया पर अटैक कर देंगे सऊदीया के साथ मिलके, और फिर वो बार बार इजराइल को घसीट के ले आते हैं उस कॉन्वर्सेशन में। तो कि क्या हुआ क्या है इंडिया के साथ? और फिर कल ट्रम्प साहब ने भी जिक्र किया, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ट्रम्प साहब ने जंग का जिक्र किया पाकिस्तान इंडिया की, तो उन्होंने बताया वापस तैयारी भी गिराने का बता दिया, और साथ उन्होंने रशिया के साथ जो ट्रेड चल रही है तेल की इंडिया की, वो भी उन्होंने डिस्कस कर लिया। दुखी लग रहे हैं ट्रम्प साहब। बिल्कुल सही। देखें, उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना को इकट्ठे क्लिप किया कि ये जो है सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं रशिया के साथ। और देखें, मोदी इतना साइडलाइन हो गया कि इस जो साल में एक दफ़ा ये यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे सरबराहान मुमलकत जाते हैं, तो मोदी साहब में इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि वहाँ नहीं गए। वैसे भी तोहम परस्त हैं, शायद सोच रहे हो कि 50 से कहीं टैरिफ बढ़ी ना जाए, कि लास्ट टाइम मैं गया तो 50% हो गया, अब मैं जाऊँ तो पता नहीं ट्रम्प और ही ना लगा दे टैरिफ। और ये जो आप बात कर रही हैं, देखिए वो जयशंकर बैठा हुआ था उनका फॉरेन मिनिस्टर, उसके सामने उसने कहा कि जंग मैंने बंद कराई। अब इसको रिफ्यूट करें तो मतलब देखें, 1.5 अरब का मुल्क है और अफसोस की बात है कि वहाँ ऐसा लीडर है कि जो झूठ बोलता है, और इतना इसने झूठ बोला कि अपने भी नाक कटवाई और पूरे दुनिया में इनकी जग हसाई हुई। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है, देखें पाकिस्तान मैं समझता हूँ अब ये पिवट ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है। अच्छा। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ये इस वक्त जो दुनिया है वो जियो इकोनॉमिक्स की है। और ट्रम्प साहब जब ये कहते हैं कि यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर फ्यूचर में पाकिस्तान ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा हो, तो यहाँ हाइड्रोकार्बन में, क्रिटिकल मिनरल्स में, रेयर अर्थ्स मेटल में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट $500 मिलियन का तो MOU साइन भी हो चुका है यूएस के साथ। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है, देखें उसको वैल्यू कर रहा है अमेरिका भी, और चाइना के साथ तो हमारी वैसे ही टाइम टेस्टेड है, और रशियन के साथ भी वो हमें बड़ी फेवरेबल पोजीशन से देखते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट पैदा कर दिया है। मैं समझता हूँ सिर्फ ये करना है कि अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है और इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी देनी है, इकोनॉमिकली मुल्क को मजबूत करना है, और अंदर से हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है कि जिन शख्सियात या जिन वजूहात की वजह से मुल्क कमज़ोर हुआ उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, ताकि अगर कोई नेशनल पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाता है तो लोगों को डर हो कि कल हमसे पूछा भी जाएगा। ठीक, यानी कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और ज़ाहिर है कि हम देख रहे हैं कि दुनिया का नक्शा तो बदला नहीं है, अहमियत शायद स्विच कर रही है और चेंज हो रही है, और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इट्स टाइम टू कैश लॉट ऑफ थिंग्स। अब देखना ये है कि कहाँ तक पहुँचती है। बट कल इमानुएल मैक्रोन जब पोडियम पर आए, गुफ्तगू की, एंड ही टॉक्ड अबाउट गज़ा, और उन्होंने फिर साथ ही ना सिर्फ उसे कंडेम किया, जेनोसाइड का जिक्र किया, बल्कि ट्रम्प साहब को कहा कि अगर आप नोबेल इनाम लेना चाहते हैं फॉर पीस, तो फिर इस मसले को हल किए बगैर जो है, यानी कि गज़ा के मसले को हल किए बगैर आपको नॉमिनेशन नहीं मिलनी चाहिए। बहुत तेज़ी से शिफ्ट आ रहा है वेस्ट की तरफ, जो एक टिल्ट बन रहा है। अच्छी बात है कि उनके अवाम की प्रेशर की तरफ से आ रहा है, लेकिन इसमें 2-3 सवाल ये हैं कि क्या पाकिस्तान इन तमाम तर कियोस में इस पोजीशन को फॉर लॉन्गर टाइम हैंडल कर सकता है, जो पोजीशन इस वक्त हमारी बनी हुई है? एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं रज़ा रूमी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब, आपने ज्वाइन किया। हम आपके पहले डिस्कस कर रहे थे जो इस वक्त UN असेंबली का इजलास तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारी हैपनिंग्स भी हो रही हैं। हमने देखा कि इमानुएल मैक्रोन ने जहाँ पर पॉइंट आउट किया पैलेस्टाइन की स्टेट को एक्सेप्ट करने के बाद जेनोसाइड को पॉइंट आउट किया, वहीं पर उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इजराइल को असलहा जो है वो हम तो नहीं दे रहे, ज़ाहिर है कि वो तो अमेरिका दे रहा है। तो आप समझते हैं कि ट्रम्प साहब के लिए बहुत मुश्किल वक्त है टू केटर ऑल दीज थिंग्स वाइल ही इज़ सो डेस्परेट टू गेट अ नोबेल फॉर पीस, और वो बार बार जंग का तस्करा भी करते हैं।
پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میری پوٹن کے ساتھ بات بھی نہیں ہوئی, یوکرین کا مسئلہ اگر ہوتا تو وہ میں نے کہ وہ حل ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف پھر وہ انڈیا کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, اور ان دا مڈل آف دیٹ ان کو اسرائیل کی بھی بڑی تکلیف ہے. تو آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سو کنفیوزڈ؟ جی بالکل. دیکھیے اس وقت امریکہ جو ہے وہ مغربی دنیا میں ایک تنہائی کا شکار ہو رہا ہے رفتہ رفتہ, کیونکہ جو دیگر اتحادی ہیں امریکہ کے وہ نظر رومی صاحب سوری قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, وہ رفتہ رفتہ وہ ہماری آئسولیشن کا ساما ہو گئے. جی تقریباً ایسا ہی سمجھیے. تو وہ آئسولیشن اس طرح سے, خیر ٹرمپ کی خود بھی پالیسی آئسولیشنسٹ ہے. وہ مثلا اقوام متحدہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ملٹی لیٹرل اداروں میں یقین نہیں رکھتے. لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ان کو اب درپیش ہے کہ فرانس, برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا اور بہت سے دیگر ایسے مغربی اتحادی ہیں جو کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں, اور وہ یہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی جو بربریت ہے غزہ میں اس کو بند کرے اور یہ جنگ بندی کا سامان بھی ہو. تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے اب واضح کر دی. اب یقیناً ان ممالک میں پبلک اوپینین بھی فلسطینیوں کے حق میں جا چکا ہے. جتنے مظاہرے ہوئے ہیں اسپین میں دیکھ لیجئے, برطانیہ میں دیکھ لیں, کینیڈا میں دیکھ لیں, تو اب ٹرمپ کو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. وہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں کافی دیر سے کہ یہ سیز فائر ہو, لیکن بہت سے مبصرین یا امریکہ میں بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی خارجہ پالیسی بناتا ہے, امریکہ خود نہیں بناتا. جس طرح سے ٹرمپ بھی کسی حد تک مجبور دکھائی دیتا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اس کی پالیسی ہے کہ اس نے جنگ بندی کروانی ہے, اس خطے میں امن لے کر آنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اس اقوام متحدہ کا جو اکٹ ہے اس سے یہی ایک بڑا ہمیں بگ سٹوری دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے کل اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ صدر ٹرمپ کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مشترکہ سولوشن جو ہے جو کہ ساری مڈل ایسٹ کو اور مسلم میجورٹی ممالک کو قابل قبول ہو, اس کے اوپر کام کیا جائے اور اس کے کچھ خد و خال واضح ہوں تو پھر اسرائیل کو بھی مجبور کیا جائے. لیکن اب دیکھتے ہیں فروا کہ کس حد تک آگے بات جاتی ہے, کیونکہ اسرائیل کے عزائم تو بالکل واضح ہیں. وہ تو فلسطینیوں کو وہاں غزہ سے نکال کر وہ جو زمین ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے اسرائیل میں ضم کرنا چاہتا ہے. ویسٹ بینک کو بھی ضم کرنے کا اعلان انہوں نے کہا, دھمکی دی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے انٹرنیشنل جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کے لیے بھی کہ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں کس طرح کی روگ سٹیٹ کے ساتھ. جی ویری ویل سیڈ. اور اس سے پہلے ہم ایکچولی یہی بات جوہر سلیم صاحب اور میجر جنرل صاحب کے ساتھ بھی کر رہے تھے, اور کیونکہ ابھی ظاہر ہے کہ منٹس آف میٹنگ نہیں پتا, ڈسکشن نہیں پتا, ابھی باہر نہیں آئی ہیں چیزیں, لیکن ہم ایک قیاس کر سکتے ہیں کہ اس چیز پر بات ہوئی ہوگی. نا ہوپ کہ سب سے پہلے سیز فائر پر بات ہو, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بڑا ہی ضروری جسے کہتے ہیں کہ اسٹیپ ہے اگر یہ ہوتا ہے ٹورڈز اے پیسفل ورلڈ. لیکن جوہر سلیم صاحب, اور یہ تینوں سے سوال ہے, ہم نے دیکھا کہ جہاں پر رجب طیب اردوان بہت ہی آؤٹ سپوکن ہو کر بولے, جہاں پر ایران کے پریزیڈنٹ بہت آؤٹ سپوکن ہو کر بولے, وہیں پر ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آف سیریا موجود تھے محمد الجوالی. لیکن یہ وہی شخصیت ہیں جن کے اوپر ایک ٹائم پر ایکچولی اپ ٹو 10 ملین کا جو ہے ڈالرز کا ریوارڈ رکھا گیا تھا سر پہ. وہ جوائن کر سکتے ہیں یو این کی اسمبلی کو, لیکن جن کے لیے بات ہو رہی ہے, جن کے اوپر بات ہو رہی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیلسٹینین پریزیڈنٹ, ان کو انٹری نہیں دی گئی. جی بالکل. دیکھیں یہ سارے حالات بدلتے رہتے ہیں. میں ترکیہ میں رہا ہوں, میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ترکیہ کے اور اسرائیل کے آپس میں تعلقات بہت ہی قریبی تھے اور بہت ہی ان کے ایک جو ہے نا دفاعی تعاون بھی ان کا آپس میں کافی زیادہ جو ہے وسیع بنیاد تھا. لیکن طیب اردوان کے آنے کے بعد سے حالات بدلے ہیں اور وہ بتدریج اسرائیل سے ان کے تعلقات جو ان سے اس میں جو ہے کولنس آتی گئی ہے. اور اس کی وجہ اسرائیل ہے, ظاہر ہے جو اسرائیل کی حرکتیں ہیں وہ ہے اس کی. جو آپ نے سیریا کی بات کی تو آپ کو پتہ ہے سیریا میں تو جو ابھی حکومت آئی ہے, یہ رجیم جو ابھی آیا ہے حصہ اسرائیل کا بھی تھا, بلکہ اس میں اسرائیل کی کافی کوششیں شامل تھیں تو اور ملکوں کی بھی تھی. تو اس کی وجہ سے وہ ان کی پھر نیچرلی جو ہے
वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी की saying है कि आपकी जो आप कहते हैं ना where you stand on this issue, वो कहते हैं कि I stand where I sit, ठीक है। तो आपका जो स्टैंड होता है वो आपकी जो अपनी रियलिटीज होती हैं उस पर बेस्ड होता है, तो इसलिए वो बदलता रहता है वक्त के साथ साथ, कभी आइडियोलॉजी की वजह से, कभी आपके अपने मुल्क के इंटरेस्ट की वजह से। तो इसलिए वो हम देखते हैं, अभी देखें जो अरब और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आपने देखा कि जो मुसलमान मुल्क थे उनके दरमियान खासा फ़र्क था, उनके जो पर्सपेक्टिव्स थे इसराइल से ताल्लुकात के बारे में। कुछ ऐसे मुल्क भी थे जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जो उसको ख़राब नहीं करना चाहते, और कुछ ऐसे मुल्क भी थे जो चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन सारे मिल के लें उसके ऊपर, उस हद तक कि जितना भी मैक्सिमम हो सके। तो जाहिर है ये तो बिल्कुल आपके जो उस पर बेस करता है कि आपके मुल्कों के इंटरेस्ट क्या है, और कई बार रेजिम्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उस पर भी। अच्छा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मेजर जनरल साहब आप भी इस पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, रज़ा रूमी साहब आप भी कीजिएगा। जब ये समिट बुलाया गया था और हमने देखा कि कतर में तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान इकट्ठे हुए थे, एटलीस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग अगेन वेरी बिग फ्रॉम दैट, एंड इट केम आउट दैट वे। लेकिन अभी जो इम्पैक्ट मेरे जहन में है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट, या आम लोगों के जहन में है जो एक्चुअली जेनोसाइड के अगेंस्ट बात करते हैं, क्या ये उतना ही इम्पैक्टफुल रहा है जितना हमने तसव्वुर किया था समिट के बाद? आई थिंक उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि समिट के बाद में समिट से कोई डिसाइसिव उसमें स्टेटमेंट नहीं आई, और ये जो 57 ममालिक थे, आई थिंक सबको एक ओपिनियन पर लाना काफ़ी चैलेंजिंग है। बट उसमें जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने डिसीजन लिया, आई थिंक इसमें काफ़ी बड़ा रोल था इस समिट का भी, इन अ सेंस कि सऊदी अरेबिया ने ये सोचा कि भाई अगर इस तरह से कतर को अंडरमाइन कर सकते हैं जहाँ 10,000 से ज़्यादा अमेरिकन लोग मौजूद हैं, तो हमारे पास तो फ़िलहाल एक उसके मुकाबले में छोटा सा प्रिंस सुल्तान एयरबेस है रियाद में, तो खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरेबिया पे स्ट्राइक हुई तो क्या करेंगे। तो हमारे साथ तो वैसे भी हिस्टोरिकली मैं खुद भी सऊदी अरेबियन आर्मी में सर्विस कर चुका हूँ एज ए यंग ऑफिसर 84, 85, 86 में। तो ये जो SMDA हमने साइन किया है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, अमेरिका सोल सुपर पावर तो है, बट अमेरिका की कमजोरियाँ देखें, यूक्रेन में जंग बंद नहीं करा सके, हालांकि सोल सुपर पावर है, पुतिन उनकी बात नहीं सुन रहा। नहीं, लेकिन मेजर जनरल साहब आपको लगता है कि अगर इसके बाद सऊदी अरब के बाद अगर बहरीन, कतर ये भी अप्रोच करते हैं पाकिस्तान को, जो कैसी खबरें भी कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रही हैं, तो फिर भी अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट मेरे अपने ख्याल में अगर बाकी हम बहरीन से हमारे बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, और अगर हमें बहरीन या कतर या फॉर एग्जांपल कोई और मुल्क भी कहता है, तो आई थिंक पाकिस्तान को कोई वज़ायका नहीं होना चाहिए उन्हें इस किस्म का डिफेंस एग्रीमेंट करने का। हमारी अपनी इंटरेस्ट है, अगर इससे हमारी इकॉनमी मजबूत होती है और अगर हम अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क की हेल्प कर सकते हैं, हम दिफाई मामलात में खुद कफील हैं। हम वो ज़माना 71 का नहीं है कि जब हम किसी पे डिपेंडेंट थे। अब हमारा अपना फाइटर जेट है, हमारी अपनी आबदोज़ें हैं, हमारे अपने टैंक्स हैं, हम बुलेट से लेके जहाज तक फाइटर प्लेन हम खुद बनाते हैं। तो अगर किसी OIC मुल्क को हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें उसके करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था, देखें अमेरिका की कमज़ोरी आप देखें, ईरान अभी भी उनको डिफाई कर रहा है। ईरान अभी भी उनसे कह रहा है कि हम आपसे डायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत नहीं करेंगे, और अमेरिका इसराइल को भी कंट्रोल नहीं कर सका, और वो अपने बिल्कुल जैसे एक होते हैं बदमाश की तरह तमाम को चीज़ों को अंडरमाइन कर रहा है। यही एग्जैक्टली रज़ा रूमी साहब ने भी यही पॉइंट डिस्कस किया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन भी है, ट्रम्प साहब बहुत चीज़ें भी हैं कि उनके हाथ से हो जाएं, लेकिन वो हो भी नहीं रही है। एक ब्रेक का काजर है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रज़ा रूमी साहब से मैं थोड़ी सी शरारत भरा सवाल करना चाह रही हूँ, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। रज़ा रूमी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस ये कर रहे थे, मेरा सवाल बड़ा सादा सा था कि समिट के बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो उतना ही इम्पैक्टफुल रहा है? एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, दूसरा चूँकि आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं तो आप हमें ज़रा थोड़े से इनसाइडर्स भी दे सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट इट कि पाकिस्तानी डायस्पोरा का जो कॉन्फिडेंस है वो तो बहुत बड़ा है राइट आफ्टर में। थोड़ा सा आप भी बताइए, जो मीटिंग होने वाली है 25 को, साइड लाइन मीटिंग इन बिटवीन ट्रम्प साहब एंड फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर साहब,
क्या एक्सपेक्ट करें और क्या चीज़ें आपके नज़दीक लाई जा सकती हैं ज़रा गौर? देखिए फरवा, जहां तक तो एक पहले से तो एक जरा अमूमी बात कर लेते हैं कि एक बहुत ज़्यादा जो तशवीशनाक बात इस वक्त दुनिया को लाहक हो रही है वो सदर ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर इतनी जारहाना किस्म की तनकीद। और तनकीद तो चलिए वो तो छोड़िए, वो फंडिंग का जो वो बंद कर रहे हैं, पहले ही उन्होंने कमी कर दी हुई है और अब खदशा ये है कि अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा की मज़ीद फंडिंग बंद कर देते हैं, अमेरिका टोटली उसको नज़रअंदाज कर देता, तो फिर ये इदारा चलाना मुश्किल हो जाएगा। याद रहे कि अमेरिका बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से है, कि बल्कि बहुत सालों तक तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। तो ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है अक़वाम आलम में। रही बात आपको इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस लगता है? इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है इजराइल पर, या कोई और वजह है? नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा बहुत ज़्यादा तनकीद तो खैर नहीं कर रहा, लेकिन ये कि अक़वाम मुत्तहिदा एक पोजीशन तो लेता है जो कि अमरीकी खारजा पॉलिसी से मुतसादिम होती है बासा औक़ात। इजराइल के ऊपर भी ऐसा ही है, गज़ा के ऊपर भी ऐसा है, क्योंकि उन्होंने देखिए गज़ा में जो नस्ल कुशी की जो अब कॉन्फर्मेशन हुई है, जेनोसाइड जैसे कहा जाता है, और एक पूरी आलमी ट्रीटी भी है उसके खिलाफ, वो अक़वाम मुत्तहिदा ने की है। और उसमें उन्होंने बारहा जिक्र भी किया है कि इजराइल और उसके जो सपोर्टर जो उसको असलाह दे रहे हैं, जिसका इशारा अमेरिका की तरफ है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जेनोसाइड को रोकें। तो ये तो एक सीरियस पॉइंट है। लेकिन सदर ट्रंप की अपनी दाखिली जो अमेरिका के अंदर जो सियासत है वो भी इन्हीं खतूत पर है। वो मागा मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जिसे कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि आप दुनिया से दस्तबरदार हो जाएं, हम अपने पैसे क्यों खर्चें, हम अमेरिका की तरफ तवज्जो दें। और इसी वजह से कल उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें नामुनासिब कही। मसलन उन्होंने यूरोप के ममालिक को कहा कि आप कि योर कंट्रीज आर गोइंग टू हेल, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स को बुला लिया। फिर माहौलियाती तब्दीली, इवन ही पॉइंटेड आउट मेयर ऑफ लंदन, जी मेयर ऑफ लंदन पे उन्होंने हमला किया। आज पे मेयर ऑफ लंदन ने जवाब भी दिया भरपूर किस्म का, वो भी देख लीजिएगा, बहुत उम्दा जवाब है वैसे। लेकिन उन्होंने माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स हैं, उसको भी उन्होंने कहा ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठ है। तो ये एक आलमी लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला है। रही बात पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान का मामला कुछ बरक्स है इस माहौल से, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टेचर है वो पिछले चंद महीनों में बहुत ऊंचे से ऊंचा हो रहा है माशाल्लाह। और ये इसकी तवक्को शायद हमें भी इतनी नहीं थी, जिस तेजी से और जिस अंदाज से पाकिस्तान की एक सेंट्रल जगह बन रही है खित्ते में भी, मिडिल ईस्ट में भी, बल्कि आलमी लेवल के ऊपर भी। वो बहुत ही हैरान कुन है। और पाकिस्तान के जो दुश्मन मुमालिक हैं या राइवल्स हैं, वो तो बहुत ही परेशान है इस बात को लेकर, क्योंकि अब सदर ट्रंप के साथ मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर की। आपको पता है कि इससे पहले ये तय हो चुका था। तय क्या हो चुका था? दुनिया भर के मुबस्सिरीन कहते हैं जी पाकिस्तान की अहमियत खत्म हो गई है, अब हिंदुस्तान है जो जनूबी एशिया का मामा है और चीन का राइवल, पाकिस्तान को अब भूल जाइए, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सारे जो अंदाजे और कयाफे हैं वो गलत साबित हुए। उसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की जो अफवाज की परफॉर्मेंस थी ऑपरेशन सिंदूर के जवाब और ये बात अभी तक एक्चुअली हमारा पड़ोसी जो है वो हजम ही नहीं कर पा रहा। बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हमें करने की कोशिश में वो खुद बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो गया है। लास्ट मिनट चल रहे हैं मेजर जनरल साहब, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसका क्या बना वो हम सबके सामने है। ऑपरेशन 2.0 लॉन्च किया, फिर अब वो जो राजनाथ सिंह है वो मोरक्को के दौरे पे थे और उन्होंने वहाँ पर भी पाकिस्तान को ललकारा और कहा कि हम ऑपरेशन 3.0 शुरू करेंगे। तो कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर की तवक्को की जा सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती मोदी से ये हुई कि उसने पाकिस्तान को अंडरमाइन किया। देखिए, कैपेबिलिटी बनने में टाइम लगता है, इंटेंशन ओवरनाइट्स चेंज हो जाती हैं। उसने पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को बड़ा मिसरीड किया और पाकिस्तान के रिएक्शन को अंडरमाइन किया। तो उन्होंने हमला तो कर दिया, बट वन कैन स्टार्ट द वॉर बट इट टेक्स टू टू कीप इट लिमिटेड। पाकिस्तान को जो रिस्पॉन्स था, जो अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एक दिन पहले कर रहे थे कि इन आपस का मामला है, रिस्पॉन्स ने चीज़ें चेंज कर दी। और तीन दर्जन से ज़्यादा दफ़ा ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने जंग बंदी कराई। और तो हमें इनसे सबक सीखना चाहिए कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उस पर अपना रिस्पॉन्स बनाना चाहिए।
इंडिया जुर्रत नहीं कर सकता पाकिस्तान पे कन्वेंशनल वॉर को दोबारा करने में, कोई ऐसे फॉल फ्लैग ऑपरेशन ये कर सकता है। हमें यानी कि हम इंडियन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब वहाँ पर मोदी साहब बैठे हुए हैं विद ऑल दैट कैबिनेट जो उनकी है। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब मौजूद थे। रजा रूमी साहब बहुत वक्त के बाद हमें ज्वाइन किया, उन्होंने, उनका भी बहुत शुक्रिया। और जौहर सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हर आने वाला दिन बेहतर से बेहतर करे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।